मेवाड़ नवनिर्माण सेना गंगरार इकाई ने गंगरार गांव व स्टेशन पर वैश्विक महामारी कोरोना के बचाव के लिए 1100 मास्क वितरण किए। मनसे के मेवाड़ नवनिर्माण विद्यार्थी सेना जिला अध्यक्ष इंद्र सिंह भाटी, पूर्व एनसीसी सीनियर अंडर ऑफिसर ने बताया कि मेवाड़ नवनिर्माण सेना के विभाग संयोजक महावीर वैष्णव भीमगढ़ के निर्देशानुसार गंगरार तहसील संयोजक सुरेंद्र सिंह गहलोत और पप्पू सिंह सोलंकी के निर्देश में मास्क वितरण किए गए हैं। मास्क वितरण के दौरान सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन करते हुए सामाजिक दूरी का भी पूरा ख्याल रखा गया। सेना के कार्यकर्ताओं ने लोगों को मास्क लगाने और बिना वजह से घर से बाहर नहीं निकलने का आग्रह किया है। इस दौरान मनसे के प्रांतीय संयोजक कमलेश सुखवाल, पूर्व विभाग संयोजक धर्मेश भारती, चित्तौड़गढ़ जिला महामंत्री पप्पू सिंह सोलंकी, तहसील महामंत्री कान सिंह गहलोत गंगरार, उपाध्यक्ष रतन सिंह भाटी, राधेश्याम देरवा, पिंटू सिंह राणावत, लादू महाराज, कमलेश गुर्जर, प्रभु सालवी व अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। कोरोना का कहर जहां लोगों की जिंदगी ले रहा है, वहीं अब इसका असर लोगों के वैवाहिक जीवन पर भी पड़ने लगा है। अभी हाल ही में 3 तलाक का मामला सामने आया है, पर आरोप है कि अब लॉकडाउन में बीवी के मायके में फंसने पर बरेली में एक पति ने दूसरी शादी कर ली। पत्नी ने पुलिस में लिखित शिकायत की है, पर लॉकडाउन के पालन कराने में लगी पुलिस ने अभी संज्ञान नहीं लिया। बताते चले कि कोरोना काल में रिश्तों की दरकने की अनोखी कहानियां सामने आ रही हैं, जहां एक पति ने लॉकडाउन के चलते मायके में फंसी पत्नी से किनारा करते हुए दूसरा निकाह कर लिया। आरोप है कि नसीम के पति नईम ने उसे और उसके बच्चों को छोड़कर अपने ही रिश्तेदार से दूसरा निकाह किया है। मैं यहाँ पर लॉकडाउन से 1 दिन पहले आई थी। उन्होंने मेरे शौहर शादी मैं खलेरे भाई की शादी में आई थी। मेरे शौहर मुझे यहाँ पर छोड़ के गए थे। छोड़ने के बाद में फिर मैं यहाँ लॉकडाउन में फंस गई। उन्होंने अपनी खलेरी बहन के संग में शादी कर ली। मेरे सास ससुर ने उनकी शादी करा दिया। जब मुझे रोज़ वीडियो कॉलिंग भी करते थे, फ़ोन भी करते थे, मुझे एक भी दिन नहीं बताया मैंने शादी कर ली। मेरा 4.5 साल का लड़का वहीं पर था। मैंने जब अपने लड़के को फ़ोन करा, बेटा कहाँ पर हो? बोले बाहर बैठा हुआ हूँ। मैंने कि पापा कहाँ है? बोले पापा अप्पी के साथ लेटे हुए। मैंने कि कौन सी अप्पी के साथ? बोले सकूफी अप्पी के साथ, जो उस लड़की का नाम है सकूफी। मैं बोले अम्मी पापा ने उससे शादी कर ली है और अब्बा ने अम्मा ने उससे शादी करा दी है। जब मैं सुबह में जैसे मुझे 20 दिन के बाद पता लगा, जब मैं सुबह में मेरे लड़के ने बताया, मैं लड़के को लेने गई तो वहाँ पर देखा वो लड़की मेरे शौहर के पास लेटी हुई थी। मैं चुपचाप अपने लड़के को उठा के चली गई। अब मैं चाहती हूँ मुझे इसमें इंसाफ मिले। मेरे 3 बच्चे हैं छोटे छोटे, और मुझे उस लड़की को उस घर में से निकाला जाए और मैं उस घर में जाना चाहती हूँ। मेरी शादी को 2013 में हुई, 11 अक्टूबर को। मुझे तलाक भी नहीं दिया, मुझे पता तलक नहीं लगने दिया है। आरोप है कि पहली पत्नी नसीम को मायके भेज दिया था। इसी बीच लॉकडाउन लग गया और वो अपने ससुराल नहीं आ पाई और पति ने लॉकडाउन में ही दूसरा निकाह कर लिया। नसीम ने जब अपने पति के निकाह की बात सुनी तो उसके पैरों के तले जमीन खिसक गई। उसने मेरा हक फाउंडेशन की अध्यक्ष फरहत नकवी से संपर्क किया और उन्होंने उसकी पूरी मदद की है। पीड़ित महिला ने अपनी शिकायत बरेली के प्रेमनगर थाने में दी है। देखिए दीपक कुमार की रिपोर्ट, बरेली, उत्तर प्रदेश। मैं फरहत नकवी, प्रेसिडेंट ऑफ मेरा हक फाउंडेशन। अभी 2-4 दिन पहले जो मेरे पास एक केस आया है नसीम नाम की महिला का। नसीम के पति ने लॉकडाउन के दरमियान नसीम को उसके मैके में छोड़ दिया और 2013 में इनकी शादी हुई थी। 3 बच्चे इनके पास हैं, 2 बेटियां 1 बेटा। एक बेटा ससुराल में रह गया, 2 बेटियां नसीम के साथ मैके आ गई। और लॉकडाउन के दरमियान नसीम को मैके में छोड़ के नईम जो उसका पति है उसने अपनी खालाजाद बहन के साथ शादी कर ली, दूसरा निकाह रचा लिया। अब आप ये देखिए कि यहाँ 3 बच्चों का सवाल है। नसीम कहाँ जाएगी अपने 3 बच्चों को लेके? बेटे ने सारा राज खोला। जो बेटा ससुराल में रह गया था, उस बेटे को जब नसीम लेने गई तो सब कुछ बेटे ने बताया कि किस तरह से मम्मी पापा साथ में लेटते हैं नए वाले, और वो बिछुए पहनती हैं, बहुत सी बातें ऐसी बताई। बाद में जब मालूम किया गया तो पति ने इस चीज़ को कबूला कि हाँ मैंने निकाह कर लिया। तो ये नसीम के साथ एक बहुत बड़ा धोखा हुआ है, बहुत बड़ा अंधविश्वास किया है उसके पति ने। ये मुस्लिम समुदाय में जो कुछ लोग हैं औरत को कपड़े की तरह चेंज करते हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ मेरी मुहिम जारी है, मेरी जंग जारी है।
3 तलाक पे हमने एक जंग शुरू करी थी। 3 तलाक पे तो बिल पास हो गया, लेकिन आज भी मुस्लिम समुदाय के लोग दूसरी शादी करने से बाज नहीं आ रहे। जिस घरोट भानपुरा की जनता ने किसानों ने विधायक बनाया है देवीलाल धाकड़ को, आज इसी विकट परिस्थिति में विधायक जी बोल रहे हैं किसान को कि आवाज नीचे इतना तेज क्यों बोल रहे हो, हमें अभी विधायक का पावर है। शर्मनाक है ये हादसा, क्योंकि लगातार इस तरह के वाक़ये सामने आते हैं जब सत्ताधारी आम जनता और किसानों पर इस तरह का रोक थोपते हैं। ये गरोड भानपुरा के बीजेपी विधायक देवीलाल धाकड़ हैं, जिनको एक किसान ने सवाल क्या कर लिया गेहूं खरीदी पर, इतना धीरे धीरे से उसका जवाब साहब को ऊंचा लगने लगा। देखिए संवाददाता मांगू सिंह राठौर की खबर, गरोड मध्य प्रदेश। कितने दिन और चलेगा? कब तक प्रॉब्लम नहीं है? ये खुद मंगवा रहे ना, वजन क्या आपको? 1 घंटा में आएगी कि 2 घंटे में? धीरे बोल थोड़ा सा। में आएगी कि 2 घंटे में? धीरे बोल थोड़ा सा। में आएगी कि 2 घंटे में? धीरे बोल थोड़ा सा। नहीं सर, धीरे वाली बात। इतना जोर से क्यों बोल रहा है? कम सुनता थोड़ी हूँ। मेरी आवाज तेज है। थोड़ा वॉल्यूम कम कर। वॉल्यूम कम जब तेरा वॉल्यूम कम नहीं होगा तो फिर किसका वॉल्यूम कम? मैं तो शक्ति को मेरी वॉल्यूम हमेशा तेज रहेगी। ऐसा है कि कल आए और आ जाए, ये बात थोड़ी है। 50-60 रुपया। अब बात करेंगे यूपी के फतेहपुर हदगांव ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले गांव कसराव की, जहां अचानक आग लगने से कई घरों की गृहस्थी जलकर खाक हो गई। हमारे संवाददाता विमलेश कुमार मौर्य के अनुसार आज कसराव गांव में दोपहर के समय आग लग गई, जिससे राम, सजीवन व अन्य घर के लोगों के यहां पूरी तरह से आग का तांडव देखा गया। आग से जलकर काफी नुकसान हुआ है। लोगों के चिल्लाने पर ग्रामीणों ने मिलकर आग बुझाने की कोशिश की। ताजा खबर मिलने पर स्थिति काबू में हो पाई। वहीं अब तक विभागीय अधिकारियों को आने की कोई खबर नहीं मिल पा रही है। देखिए संवाददाता विमलेश कुमार मौर्य की रिपोर्ट, फतेहपुर, उत्तर प्रदेश। नाम क्या है आपका? राम सलीम। गांव कौन सा? कसराव। पोस्ट? मानापुर से मेरा। जिला? जिला फतेहपुर। ये बताइए कैसे आग लग गई थी? ऐसे कैसे आग लग गई। एक लड़का नहा रहा था वो जगह, उसके पास माची थी, वो धोखा खा गया, लग गई। अच्छा, तो नुकसान क्या क्या हुआ? नुकसान हुआ, धन्नी भर गई, 8-10 ठाई, 5-6 कुंटल भूसा भर गया, एक साइकिल भर गई, 2 बोरिया गेहूँ भर गई। अच्छा ठीक है। अब आपको एक ऐसी खबर बताने जा रहे हैं जो धर्म से जुड़ी हुई है। जी हाँ, अब समय आ गया है कि चित्रलेखा जी, मुरारी बापू, चिन्मयानंद जी, जो व्यासपीठ से बैठकर अली मौला अल्लाह का गा रहे हैं और श्रीमद् भागवत कथा रोककर अजान की पैरवी कर रहे हैं, ऐसे लोगों का समाज से बहिष्कार करना चाहिए। ऐसा हम नहीं बोल रहे हैं, लेकिन बिहार के महामंडलेश्वर प्रकाशानंद जी महाराज ने यह कहा है। अपने वक्तव्य को जारी करते हुए प्रकाशानंद महाराज ने कहा कि किसी भी यज्ञ अनुष्ठान में इनमें से किसी भी व्यासपीठ से कथावाचक का बुलावा किसी भी कार्यक्रम में न हो, उनका पूर्णतः बहिष्कार किया जाना चाहिए। देखिए बिहार से ये खास खबर। दंडवत श्री महात्माओं को, सभी संतों को, सभी साधुओं के चरणों में मेरा साष्टांग दंडवत प्रणाम, और सभी सनातन भाई बहनों को मेरा सादर प्रणाम। आज एक आपसे चर्चा करना बहुत जरूरी है। क्या व्यासपीठ पर बैठ के लोग अली मौला अल्लाह अल्लाह चिल्ला रहे हैं। लोग को चित्रलेखा जी तो यहाँ तक कर रहे हैं कि अजान के समय भागवत को रोक देना चाहिए और उनके लिए प्रार्थना करना चाहिए, मुसलमानों के लिए प्रार्थना करना चाहिए। क्या जाता है? अरे चित्रलेखा जी, कभी शास्त्र पढ़ा आपने? कभी शास्त्र के बारे में आपने जाना कुछ? कि केवल रट लेने से होता है? अरे तोता भी राम राम जपता है, लेकिन तोता को नहीं पता होता है कि राम कौन है।
वैसे केवल कथा कहने से आप संत या साध्वी या ये नहीं हो जाते हैं। शास्त्र का ज्ञान होना चाहिए, संत के संगति में जाना पड़ता है, संतों का आचरण अपनाना पड़ता है, केवल वस्त्र से नहीं विचार से संत होना पड़ता है। ये कोई श्रीमद् भागवत कथा, श्री राम कथा, श्री पुराण, देवी भागवत कोई कहानी या कोई ऑर्केस्ट्रा नहीं है। यह एक अनुष्ठान है, यह एक यज्ञ है और इसको बीच में नहीं रोक सकते। ऐसा ही यज्ञ अनुष्ठान विश्वामित्र जी कर रहे थे, जिसको रोकने के लिए मारी सुबाहु ताड़का जैसे को रावण ने भेजा था, वह भी रोक देते, बाद में कर लेते, अजान कर सब बाद हो जाता है। मारी सुबाहु ताड़का जब चल जाता, साल 2 साल के बाद हो जाता है ना, अनुष्ठान है। अरे उस मारी ताड़का सुबाहु को मारने के लिए भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम को स्वयं आना पड़ा वध करने के लिए, जिनकी आप कथा किया करते हैं। केवल कथा करने से नहीं होगा, शास्त्र को समझना पड़ेगा, शास्त्र को जानना पड़ेगा, संत के संगति में जाना पड़ेगा। इसको रोका नहीं जा सकता है। और आप कर रहे हैं कि रोक के अजान सुनिए। आपने वो आपने कहा मेरे ट्रस्ट वाले को फोन आया था, आपने नहीं कहा कि मेरी कथा तो 7 दिन तक है, आप 7 दिन तक अजान रोक दीजिए, आइए कथा सुनिए। आप कहते हैं मैं सर्वधर्म संभाव वाले हूं, क्या जाता है? तो सर्वधर्म संभाव उनको आपने कथा सुनाया, उनका अजान क्या आपने 7 दिन रोकने के लिए बोला? आपकी कथा तो 7 दिन के लिए होगी। आप कौन होते हैं किसी हिंदुओं को यह बताने वाले कि आप उनके लिए प्रार्थना करो? और वो भी व्यासपीठ पर बैठ के, व्यासपीठ की एक मर्यादा होती है। अरे व्यासपीठ पर किसी का शिष्य भी बैठा हुआ हो तो गुरु जाके उस व्यासपीठ को प्रणाम करता है, क्योंकि उस पर व्यासपीठ पर बैठा हुआ व्यक्ति व्यास भगवान के रूप में देखा जाता है। अरे स्वयं भगवान भी आ जाए तो व्यासपीठ से उठ के लोग नहीं जा सकते हैं, मर्यादा होती है। और व्यासपीठ से उतर के जो है सो नाच रही हैं लोग, बताइए। मुरारी बापू अली मोला व्यासपीठ पर चिल्ला रहे, आप व्यासपीठ से उतरिए, मस्जिद में जाइए, अली मोला अल्लाह जो चिल्लाना चिल्लाइए। चिन्मयानंद अल्लाह अल्लाह चिल्ला रहे हैं व्यासपीठ पर बैठ के। ये तो अजब सनातन संस्कृति को नष्ट करने वाले हमारे सनातन के चोला पहन के ही नष्ट कर रहे हैं। जितना दूसरे समुदाय ने सनातन संस्कृति को क्षति ने पहुंचाया, उतना उससे ज्यादा आप लोगों ने क्षति पहुंचाया। कौन होते हैं आप बताने वाले कि आप जो है सो अजान पढ़ो? आप तो क्या कर सकते हैं, 5 वक्त नमाज पढ़ो कहते हैं कल आप। इसीलिए मेरा सभी से अनुरोध है, सभी संतों से निवेदन है कि वह भी अपने अपने विचार व्यक्त करें। और सभी सनातनियों से, सभी हमारे भाई बहनों से अनुरोध है, किसी भी धार्मिक कार्यक्रम में, अनुष्ठान में, यज्ञ में, राम कथा, भागवत कथा में ऐसे संतों को ना बुलाएं। जया किशोरी जी व्यासपीठ पर से उतर के डांस कर रही है। चित्रलेखा जी शराब की परिभाषा बता रहे हैं, कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। तो आप क्या शराब पीती हैं क्या? इस पर भी विचार करना पड़ेगा। क्या कर रहे हैं व्यासपीठ पर? मर्यादा ही आप लोगों ने खो दिया व्यासपीठ का। जितना क्षति मौलानाओं ने नहीं पहुंचाया, जितना क्षति मुगलों ने नहीं पहुंचाया, उससे ज्यादा आप जैसे संतों ने सनातन संस्कृति के लिए क्षति कर रहे हैं। मुरारी बापू ने शमशान पे जाके शादी के फेरे लगवा दिए। मुरारी बापू जी शास्त्र को पढ़िए, सभी अग्नि का अलग अलग महत्व है। अग्नि के अग्नि हो या रसोई घर का अग्नि हो या शमशान के अग्नि हो, सबका अलग अलग महत्व है। और आप कहीं भी किसी अग्नि को एक ही प्रकार लेंगे, सभी जल का अलग महत्व है। क्या कर रहे हैं आप लोग? कुछ भी थोड़ा नाम करने के लिए सनातन संस्कृति को नष्ट करके अपने नाम को ऊंचा करना चाहते हैं। अरे सनातन संस्कृति है तो आपको जाना जाता है, अगर सनातन संस्कृति में आप नहीं होता आपको कौन जानता? इस पर भी विचार करें कभी। सभी संत लोग अपने विचार रखें, सभी सनातन भाई ने इसका ध्यान रखें, बहिष्कार करें। जो हमारे धर्म का नहीं वो हमारा नहीं, जो हमारे भगवान का नहीं वो हमारा नहीं। जय श्री राम, जय राधा रानी, जय बाबा बैजनाथ।
सभी को प्रणाम। लॉकडाउन में फंसे मजदूरों की अपने प्रदेश में वापसी हो रही है। रोज हाईवे पर हजारों मजदूर और अन्य लोग अपने घर पैदल ही रवाना हो रहे हैं। रास्ते में यदि वाहन मिला तो उसमें सवार भी हो रहे हैं। इस भरी गर्मी में पैदल अपने प्रदेश वापस लौट रहे हैं मजदूरों को रायबरेली में जगह जगह पंडाल लगाकर नाश्ता, चाय और भोजन का प्रबंध समाज सेवी संस्था और सेवाभावी लोग कर रहे हैं। इसी कड़ी में टिकारी कोठी निवासी छत्रपाल यादव, शांति देवी, जय कुमार आदि समाजसेवी हाईवे के किनारे सिविल लाइंस चौराहे पर पंडाल लगाकर हजारों यात्रियों और मजदूरों और जरूरतमंद लोगों को न केवल पानी बल्कि सूखे नाश्ते के पैकेट और पौष्टिक भोजन की निर्बाध रूप से निःशुल्क सुविधा मुहैया करा रहे हैं। देखिए मेहताब खान की रिपोर्ट, रायबरेली, उत्तर प्रदेश। थोड़ा इधर से आ जाओ। अभी तो लगा के ना रखो। मेरा नाम शांति देवी है, टिकारी कोठी से मैं आती हूँ। मेरे और भी भाई बहन हैं, अगल बगल पास पड़ोस के वो भी लोग आ रहे हैं। 14 तारीख से मैं सेवा कर्म कर रही हूँ, वो भी भाई बहन कर रहे हैं, मेरे घर के भी सभी परिवार वाले कर रहे हैं। और क्या है कि जब देख रहे हैं आप लोग के चैनल, तो जब मैंने सुना चैनल माध्यम से, जब सुना देखा, तो हम लोग ने भी अपना सेवा कर्म अपने माध्यम से करना शुरू कर दिया। भूखे प्यासे मजदूर पता नहीं कितने किलोमीटर दूर से आ रहे हैं, उनकी सेवा कर्म हम लोग ने करना शुरू किया। कितने लोग हैं? कि हम लोग तो पास पड़ोस के बहनें, अभी दोपहर में भी हम लोग आए थे, पड़ोस वाली भी बहनें आई थी, भाई भी आए थे, और इतनी टाइम भी हम लोग आए हैं। वो बहनें अभी इतनी टाइम नहीं आई, आती होंगी। 10-15 लोग हम लोग आए हैं। बहुत अच्छी बात है। छत्रपाल यादव। अच्छा, आप लोग स्टॉल लगा के लोगों को पैकेट दे रहे हैं, खीर बिस्किट, कब से कर रहे हैं आप लोग? ये सब करीब एक हफ्ते से ये चल रहा है। तो लेबर भूखी आ रही है जी, तो लेबर बोल रही कि खाना कहीं मिलता नहीं। तो बहुत लोग मोहल्ले के मिल करके हम लोग जो है लेबर को खाना खिला रहे हैं। अच्छा, मेन कारण मेरा ये कि कोई मजबूर आदमी को खाना मिले, भूखा ना जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो कब से आप लोग? करीब एक हफ्ते से अच्छा, खिला रहे हैं। कोई संदेश देना चाहेंगे? संदेश क्या देना चाहेंगे, जैसे कि लोग कह रहे हैं कि सरकार खाना खिला रही है। मेरी नज़र में आज तक कहीं नहीं आया कि सरकार की तरफ से खाना बंट रहा हो। ऐसा कुछ मैंने देखा नहीं। हफ्तों से मैं यहाँ आ रहा हूँ, लेकिन मैंने देखा नहीं कि जिले में कि सरकारी खाना बंट रहा हो। लोग इसी तरीके से सेवा करते हैं मजदूरों की। भूखों आ रहे हैं, कोई बता रहा मैं 4 दिन का भूखा हूँ, कोई बता रहा है कि 2 दिन से भूखा हूँ। इसी तरीके के लोग मिल जाते हैं तो खाना खिला देते हैं भूखी लेबर को। मंदसौर जिले के भानपुरा में पान किसानों को कोरोना महामारी और देशव्यापी लॉकडाउन के चलते पान किसानों को लाखों को नुकसान हो रहा है। क्षेत्रीय विधायक देवलाल ठाकर ने पान की खेती का निरीक्षण किया। वहीं समाज के जो लोग हैं जो पान का उत्पादन करते हैं, पान की खेती करते हैं, ऐसे किसानों से और समाज के लोगों से वहीं अध्यक्ष यशवंत रुद्रवाल से बातचीत की। रुद्रवाल ने बताया कि भानपुरा में श्री सूर्यवंशी, कुमरावत, तंबोली समाज के लगभग 550 परिवार एक सीमित क्षेत्र और कम संसाधनों में पान की खेती कर अपना जीवन यापन करते हैं। इस समय देश भर में लॉकडाउन के चलते समस्त पान मंडियां बंद हैं, पान मंडी तक नहीं पहुंच रहा और पान पीले होकर खराब हो रहे हैं, जिससे पान किसानों को भारी आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ रहा है और रोजी रोटी का संकट पैदा हो रहा है। पान ही ऐसी फसल है जिसमें शासन की ओर से किसी भी तरह की राहत राशि नहीं दी जाती है। पान किसानों ने विधायक को खबर से रूबरू कराया, वहीं खराब हो रहे पान की फसल भी बताई और शासन से देश में 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक कोष से किसानों को राहत राशि दिलाने की मांग की है। विधायक धाकड़ ने इस संबंध में मुख्यमंत्री को पत्र भी लिखा है। आइए आपको बताते हैं कि आखिर क्या कुछ घटना अभी किसानों के साथ हो रही है और पान किसान किस तरीके से इन दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। संवाददाता कमलेश मोदी की रिपोर्ट, भानपुरा, मध्य प्रदेश। लॉकडाउन के चलते जो भानपुरा के पान किसान हैं उनकी पूरी जो फसल है वो नष्ट हो चुकी है। इस विषय में आपको ज्ञापन भी दिया गया, तो क्या इस बार प्रशासन से लॉकडाउन के चलते जो फसल नष्ट हुई इन लोगों की, तो क्या कुछ राहत कोष इन तक पहुंच पाएगा? एक्चुअल में क्या है कि हमारे लिए गर्व की बात है कि भानपुरा में अच्छी क्वालिटी का पान होता है और हमारे कुमरावत तंबोली समाज के लोगों का मुख्य कृषि पान की खेती है।
और मैं सौभाग्यशाली इसलिए हूँ कि मैं बचपन से ही इन लोगों से जुड़ा हुआ हूँ, इस खेती से भी, इन सब समाज वालों से भी। और जो मुझे मालूम जानकारी मिली कि पान की खेती में और मुख्य व्यवसाय होने के कारण, इस लॉकडाउन के कारण, कोरोना के कारण बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। तो मैं स्वयं ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा कि मेरे यहाँ कुमराव तमोली समाज के लोगों का मुख्य व्यवसायी परिवार चलाने का एकमात्र जो है वो पान की खेती है। और पान की खेती में इस कोरोना के कारण और लॉकडाउन के कारण न तो पान मंडियों में बेच सके और उसके कारण काफ़ी पान खराब हो गया है। और मैंने ये भी लिखा है कि अब चूँकि बचा हुआ पान के लिए भी मंडियों में बेचने की अनुमति मिल जाए तो कुछ राहत उनको मिल जाएगी। ज्ञापन इन्होंने बाद में दिया, मैंने पहले ही पत्र लिख दिया था। मुझे इनके नुकसानी का एहसास और कुछ मित्रों से बात होने के बाद में हो गया था। तो मैंने वो पत्र भी लिखा मुख्यमंत्री को और फिर मैंने बात भी की। अब हालांकि अब इस कोरोना के चलते कितनी सहायता किस रूप में वो करवा सकेंगे, निश्चित रूप से मैं एक बार और बात करूंगा उनसे कि मैं किस वे में इनको सहायता की जा सकती है। हम भानपुरा में करीबन 600 परिवार है और 600 परिवार ये धंधा करते हैं। और आज की स्थिति में सभी ये लॉकडाउन की वजह से करीबन कम से कम भी 8-9 करोड़ का नुकसान हो चुका है हमारे। और सभी परिवार हम बिल्कुल बेरोजगार की स्थिति में आगे बैठ गए घर पर। हाँ सर, आज भानपुरा विधायक के द्वारा पनवाड़ी का दौरा किया गया, आप लोगों ने ज्ञापन भी दिया, क्या किस प्रकार से आपकी बातचीत हुई? विधायक साहब को बताया है, उन्होंने लेटर भी दिया है। उन्होंने कहा ठीक है, जितनी भी राहत मिलेगी शासन से अपने को दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी पान की स्थिति तो पूरी ख़राब होगी, देखिए दिया उनको, अब वो कब दे देंगे ये नहीं कह सकते हैं। सभी किसान मजबूर है इस जगह। तो लगभग अलग राज्यों में आप पान वितरण करते थे, भेजते थे, और इस बार लॉकडाउन के चलते आपकी जो पान पूरी तरह से नष्ट हो चुका है। लगभग आपकी जो पनवाड़ी, इसमें कितने रुपए का आपको घटा है? अभी जिस वर्तमान पनवाड़ी अपन खड़े हैं, नया है ये, इसके जो कलम लगी थी, तो कलम के पत्ते जो ऑपरेटर हम बेच देते हैं। सिर्फ कलम के या मान लो कम से कम 80,000 का नुकसान इसमें है। और बाकी नई पुरानी पनवाड़ी रहती है उसमें 2-3 लाख रुपए का नुकसान है हर 300 कोतरे के अंदर। क्या नाम आपका? मेरा नाम यशवंत रुद्रवाल है। और चलिए अब आपको लेकर चलते हैं राजस्थान के चित्तौड़गढ़ पर, जहां ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए हमारे संवाददाता भैरव सिंह ने बातचीत की है रोडवेज बस के चीफ मैनेजर से। आखिर राजस्थान सरकार प्रवासी मजदूरों के लिए किस तरीके से बसों की व्यवस्था कर रही है और उन्हें क्या राहत प्रदान की जा रही है, इसकी बानगी और इसकी पूरी हकीकत को जानने की कोशिश की है। देखिए सिटीजन वॉइस न्यूज चैनल की एक खास रिपोर्ट। साथियों, अभी हम खड़े हैं चित्तौड़गढ़ के रोडवेज बस स्टैंड पर, जहां की राजस्थान सरकार द्वारा रोडवेज बस स्टैंड के जो मुख्य प्रबंधक है उनको क्या गाइडलाइन दी गई और कहां से ये बसें चलेगी और कहां से बसें यहाँ पहुँचेगी। तो चलिए यहाँ के जो मुख्य प्रबंधक है उनसे बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि राजस्थान सरकार ने इनको क्या गाइडलाइन दी। सर, आपका नाम बताइए। प्रदीप जिनगर, मुख्य प्रबंधक राजस्थान रोडवेज चित्तौड़गढ़। जैसा कि लॉकडाउन खोल के चलते राजस्थान सरकार ने आपको क्या क्या गाइडलाइन दी है? हमारे मुख्यालय से कल हमारे को एक पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें लॉकडाउन खोल में वाहन संचालन प्रारंभ करने के संबंध में सशर्त अनुमति दी गई है। इसके संबंध में हमारे को जिला कलेक्टर महोदय और जनप्रतिनिधियों से चर्चा करके और प्रस्ताव बना के भिजवाना है। तो हमने एक प्रस्ताव तैयार किया है और जनप्रतिनिधियों से भी चर्चा की है और कलेक्टर साहब को प्रेषित किया है। कलेक्टर साहब जो भी अग्रिम दिशा निर्देश देंगे उसके आधार पर वाहन संचालन मुख्यालय की अनुमति के बाद चलाया जाएगा। जैसा कि रोड मतलब रेड जोन में जो एरिया है उनका भी बसें चलेगी? रेड जोन वाले एरिया में बसें नहीं चलेगी, बसें केवल ऑरेंज और ग्रीन जोन है उनका ही प्रस्ताव बनाया है और उनमें ही बसें चलेगी। और जो राजस्थान के बाद जो राज्य है वहाँ पर भी नॉनवेज पहुँचेगी अपने राजस्थान में? उनके संबंध में अभी दिशा निर्देश नहीं है। अभी केवल राजस्थान के जो जिले हैं, अलग अलग जिले जो ऑरेंज और ग्रीन जोन में है, उन जिलों की गाइडलाइंस प्राप्त हुई है। तो जो भी दिशा निर्देश मुख्यालय से और जिला प्रशासन से मिलेंगे उनके आधार पर वाहन का संचालन किया जाएगा। और जो राजस्थान सरकार ने एक सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क अनिवार्य कर रखा है, तो इसके बारे में आप रोडवेज में जो सवारी बैठेगी उसके बारे में आप बताइए। बिल्कुल सोशल डिस्टेंसिंग की पालना की जाएगी। जो निर्धारित नॉर्म्स है उसी के अकॉर्डिंग ही यात्रा को बिठाया जाएगा और उसके उपरांत हमारे स्टाफ की भी सुरक्षा रहेगी। उनको भी हम 2 मास्क और हैंड सैनिटाइजर अलॉट कर रहे हैं प्रति कर्मचारी को। तो उनकी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखते हुए और यात्रा को भी सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए हम उनको यात्रा कराएंगे। ये मतलब बसें कब तक चल जाएगी अभी लॉकडाउन खोल के चलते हुए? बसों के संबंध में अभी मुख्यालय से स्पष्ट गाइडलाइंस अभी तो हमारे
बाद ही वाहनों का संचालन किया जाएगा। जैसा कि चित्तौड़गढ़ के मुख्य प्रबंधन से बात की है, रोडवेज मुख्य प्रबंधन से, इतनी सारी ग्राउंड रिपोर्टिंग के साथ मैं गयो सिंह, चित्तौड़गढ़, राजस्थान से।